नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं अशोक जांगेड़ एक बार फिर से आप लोगों के सामने। आज का जो टॉपिक मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं वो है फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन एंड वर्ड स्ट्रेस। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही रुचिकर, बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है। हो सकता है बहुत सारे विद्यार्थियों को टफ लगता होगा, लेकिन ये टॉपिक टफ बिल्कुल भी नहीं है। केवल इसको समझने की दरकार है और थोड़ा सा रुचि लेकर के यदि इस टॉपिक को देखा जाए तो बहुत ही अच्छा ये आपको लगने लगेगा। और देखिए, ये टॉपिक जब आप पढ़ लेते हैं, अच्छे से इसको समझ लेते हैं, तो उसके बाद में एक चीज़ तय हो जाती है कि आपका खुद का जो प्रोनाउंसिएशन है, यानी शब्दों का जो उच्चारण है अंग्रेजी भाषा का, वो बहुत हद तक आपका सुधर जाता है। और इससे जब आप इंग्लिश बोलते हैं, भले ही आप कॉन्वर्सेशन ना करें इंग्लिश के अंदर, लेकिन यदि आपके मुंह से इंग्लिश के जो शब्द भी निकलते हैं उनको सामने वाला जब सुनता है तो फिर उसके ऊपर आपका इंप्रेशन भी अच्छा जाता है। लेकिन सिर्फ इस टॉपिक को पढ़ने मात्र से ही ऐसा होने वाला नहीं है। इस टॉपिक को पढ़ने के बाद में फिर आपको इस टॉपिक की प्रैक्टिस भी करनी रहेगी। और इस दरमियान जब हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, इस दरमियान और उसके बाद में भी आपको एक अच्छी डिक्शनरी जो है उसकी मदद आपको जरूर लेनी चाहिए, क्योंकि आपको जानकर के बहुत ही आश्चर्य होगा कि वो शब्द जिनका उच्चारण आज तक हम जिस तरह से करते हुए आ रहे थे वो उच्चारण सही नहीं है। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिनका हम यहाँ पर एग्जाम्पल यहाँ पर ले सकते हैं। जैसे सबसे पहले जब छोटा होता है, स्कूल में जाता है, और सबसे पहला लेटर जो सीखता है वो होता है ए। और ए के लिए उसको क्या सिखाया था? ए फॉर एप्पल। लेकिन अब जब आप डिक्शनरी में जाकर के देखते हैं तो ए फॉर एप्पल नहीं मिलता, वहाँ पे ए फॉर एप्पल, ठीक है। बी फॉर बॉय की बजाय उसे मिलता है बी फॉर बॉय। क्लियर? तो ऐसे बहुत सारे शब्द जो हैं आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, जहाँ पर आपको ऐसा प्रतीत होगा, ऐसा लगेगा, ऐसी जानकारी आपको होगी कि इसका प्रोनाउंसिएशन कुछ और था, मैं तो इसका कुछ प्रोनाउंसिएशन कुछ और ही समझ बैठा था, और जो प्रोनाउंसिएशन मैं आज तक करता हुआ रहा था वो गलत था। ठीक है, तो इसके लिए, जैसा मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ, इसके लिए आपको एक अच्छी डिक्शनरी जो है वो आपको जरूर रखनी चाहिए। मार्केट में बहुत सारी आती हैं, ठीक है, लेकिन एक डिक्शनरी जो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट और टीचर सभी लोग यूज़ करते हैं उसको अपन ले लेते हैं। एक मैं नाम लिख देता हूँ आपके लिए यहाँ पे, ठीक है। ऑक्सफोर्ड का जो पब्लिकेशन है, तो इस ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन की आती है एडवांस्ड लर्नर्स डिक्शनरी, ठीक है। ये डिक्शनरी मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आपको रखनी चाहिए। खैर, इसमें एक चीज और, वैसे डिक्शनरी तो हमें 3 तरह की रखनी चाहिए: इंग्लिश टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी और हिंदी टू इंग्लिश। ये तीनों ही तरह की डिक्शनरीज जो है आपको रखनी चाहिए। वैसे आप मोबाइल फ़ोन जो है आप अपना, उसको भी काम में ले सकते हैं। मोबाइल फ़ोन में जैसे ही आप किसी शब्द को गूगल पे डालते हैं तो एक लंबी सी लिस्ट जो है उसके मीनिंग्स की डिस्प्ले हो जाती है, ठीक है। कई तरह की साइट्स जो हैं वो मीनिंग जो है ऑफर करती हैं, ठीक है। तो आप नीचे जैसे आप स्क्रॉल करते हुए जाएंगे स्क्रीन पे, तो कैम्ब्रिज की डिक्शनरी, वेबस्टर्स की, मैकमिलन की, ऑक्सफोर्ड की, वहाँ ये सारी डिक्शनरी जो है आपको मिल जाती हैं, ठीक है। और साथ में वहाँ पर आपको उसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो भी साथ में मिल जाता है विद स्पीकर। एक स्पीकर का सिंबल आता है, आप उस पर क्लिक करते हैं तो एक राइट प्रोनाउंसिएशन जो उसको बोल करके भी वो बता देते हैं, और साथ में फोनेटिक सिंबल्स के माध्यम से भी उसको डिस्प्ले किया हुआ आपको मिल जाता है। तो मैं आपसे ये जरूर कहूँगा कि आप एक अच्छी डिक्शनरी जरूर रखें, और जब मौका लगे आप मोबाइल फ़ोन की सहायता से भी अपने प्रोनाउंसिएशन को चेक करते रहिएगा। और
यहाँ डिक्शनरी जो मैंने बताई है इसके माध्यम से भी आप अपने प्रोनाउंसिएशन को चेक कर सकते हैं। क्लियर है? तो जैसे मौका लगे, डिक्शनरी हाथ में, वहाँ से देख लिया, मोबाइल फ़ोन है हाथ में, उससे देख लिया, जैसे कोई नया शब्द आपके सामने आता है, ठीक है, और तो सबसे पहले मीनिंग देखने से पहले आप उसका प्रोनाउंसिएशन वो भी आप जरूर चेक कीजिएगा। क्लियर? खैर, अब वापस अपन अपने इस टॉपिक में आ जाते हैं। हेडिंग पे एक बार वापस चलते हैं कि फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन एंड वर्ड स्ट्रेस। ये हमारे सिलेबस में ये दिया गया है। हेडिंग जो है, टाइटल जो है, क्या दिया गया है? फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन एंड वर्ड स्ट्रेस। तो ये जो ट्रांसक्रिप्शन है, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन और वर्ड स्ट्रेस, ये दो टॉपिक्स हैं, लेकिन एक ही टॉपिक का एक एक्सटेंडेड वर्जन है। इस तरह से आप इसको समझ लीजिए। क्लियर? तो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन पहले हम इसकी बात करेंगे, लेकिन फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन पे सीधा अपन नहीं जा सकते। अब ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है वो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है कि आपने अंग्रेजी के किसी शब्द का उच्चारण किया, क्लियर, और उस उच्चारण को यानी उस प्रोनाउंसिएशन को आपने सिंबल्स की सहायता से लिखा, वही क्या कहलाता है? ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। ठीक है? तो इसके लिए आपको किसकी आवश्यकता पड़ी? पहले तो उच्चारण की, सही उच्चारण की, राइट प्रोनाउंसिएशन की। राइट प्रोनाउंसिएशन में आपको क्या मिले? साउंड्स। और ट्रांसक्रिप्शन जब आप करोगे तो किसको यूज करोगे? वहां पर सिंबल्स को यूज करोगे। तो इसका मतलब आपको साउंड को स्टडी करना पड़ेगा, इंग्लिश साउंड्स को, और इंग्लिश साउंड्स के जो सिंबल्स हैं उनको स्टडी करना पड़ेगा। देन आफ्टर वी विल कम टू फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन। और ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या होता है? लिप्यांतरण होता है। क्लियर? फिर उसके बाद में हम बात करेंगे वर्ड स्ट्रेस की, लेकिन इससे पहले हम यहां पर अब बात करने वाले हैं फोनेटिक्स की। तो मैं इसको मिटा देता हूं यहां से। तो सबसे पहले हम बात करने वाले किसकी? फोनेटिक्स की बात करने वाले हैं। ठीक है? तो बिल्कुल बेसिक से मैं स्टार्ट करता हूं, बहुत ही आसान भाषा का प्रयोग करते हुए आपको इसको समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है? सबसे पहले आप समझिए भाषा। भाषा क्या है? एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने विचारों को, एक एक शब्द को सुनिएगा कि भाषा क्या है? एक ऐसा माध्यम है, एक ऐसा सोर्स है जिसके द्वारा व्यक्ति क्या करता है? अपने विचारों को शब्दों के माध्यम से व्यक्त कर सकता है। क्लियर? फिर से रिपीट करता हूं कि लैंग्वेज इज द सोर्स बाय विच वन कैन एक्सप्रेस हिज थॉट्स और आइडियाज बाय मीन्स ऑफ स्पीच साउंड। अर्थात भाषा एक ऐसा माध्यम है, लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति अपने विचारों को शब्दों के माध्यम से व्यक्त करता है। ये सारी चीजें आपका बेस क्लियर करने के लिए है। बहुत ही जीरो लेवल से मैं आपको इसको बता रहा हूं कि पहले हम भाषा की बात कर रहे हैं और भाषा में फोनेटिक्स का स्थान कहां आता है,
हम उसकी बात करेंगे। तो भाषा क्या है? एक ऐसा जरिया है, एक ऐसा मीडियम है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति क्या करता है? अपने विचारों को शब्दों के माध्यम से व्यक्त करता है। ठीक है, अब ये जो शब्द हैं, मैंने यहां पर क्या लिखा? शब्दों के माध्यम से। तो ये जो शब्द हैं, इन शब्दों को साउंड्स के माध्यम से कम्युनिकेट किया जाता है, अर्थात संप्रेषित किया जाता है। क्लियर? लिख देता हूं इस चीज को भी। उन शब्दों को साउंड्स के माध्यम से संप्रेषित अर्थात कम्युनिकेट किया जाता है। अब यहां पर देखिए, आपके सामने शब्द क्या आ गया? साउंड्स। भाषा को शब्दों से व्यक्त करते हैं, और शब्द जब आपके मुंह से निकलते हैं तो वो साउंड बन करके निकलते हैं। क्लियर? अब आपके दिमाग में एक बात यह भी आ सकती है कि सर आपने कहा साउंड अर्थात ध्वनि, तो ध्वनि तो कुछ और भी हो सकती है, जैसे वो कुछ भी, वॉटेवर आपने ऐसे किया, ये भी साउंड है। लेकिन हम यहां पर साउंड का जो मीनिंग है, एक स्पेसिफिक मीनिंग ले रहे हैं, और वो मीनिंग क्या है कि किसी भाषा के संप्रेषण में प्रयुक्त साउंड्स को हम क्या कहेंगे? स्पीच साउंड कहेंगे। तो यहां साउंड से मतलब अपना किससे है? स्पीच साउंड से है। और स्पीच साउंड कौन से है? कि अपने विचारों को शब्दों के माध्यम से जब आप व्यक्त करते हैं तो ध्वनियां आपके मुंह से निकलती है, साउंड जो आपके मुंह से निकलती है वो क्या कहलाएंगी? स्पीच साउंड्स कहलाएंगी। क्लियर? तो हमने इसको बिल्कुल स्पेसिफाई इसको कर दिया है, इसको आप जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहां पर इस चीज को अपन लिख देते हैं कि किसी भाषा के संप्रेषण में प्रयुक्त साउंड्स को हम स्पीच साउंड्स कहते हैं। किसी भाषा के संप्रेषण अर्थात कम्युनिकेशन में प्रयुक्त साउंड्स को स्पीच साउंड्स कहते हैं। ठीक है, और अब चलते हैं फोनेटिक्स की तरफ, और फोनेटिक्स में इन्हीं स्पीच साउंड्स का अध्ययन किया जाता है। क्लियर है? और फोनेटिक्स में इन्हीं स्पीच साउंड्स का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, क्लियर? तो यहां पर देखिए कितनी बातें आपके सामने निकल कर आई। हमने सबसे पहले बात करी लैंग्वेज की, अर्थात भाषा की, कि भाषा एक ऐसा जरिया है, ऐसा मीडियम है, माध्यम है, जिसके द्वारा कोई इंसान क्या करता है? अपनी बात को, अपने विचारों को, अपने थॉट्स को शब्दों के माध्यम से जाहिर करता है, व्यक्त करता है। और ये जो शब्द जब मुंह से निकलते हैं तो उन शब्दों में क्या समाई हुई होती है? ध्वनियां, साउंड्स। ठीक है, और इन्हीं साउंड्स को अपने क्या कहा? स्पीच साउंड्स कहा। और इन्हीं स्पीच साउंड्स का जो अध्ययन किया जाता है, स्टडी किया जाता है इनका, वो किस में होता है? फोनेटिक्स में होता है। क्लियर? और फोनेटिक्स खुद क्या है? खुद
ये लिंग्विस्टिक्स की एक ब्रांच है। तो आगे बढ़ने से पहले ये चीज भी आप जान लें कि फोनेटिक्स जो है वो क्या है, इट इज अ ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक्स। अब लिंग्विस्टिक्स क्या है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, जितनी आपको जरूरत है उतना ही मैं आपको इसमें बताऊंगा, लेकिन अगली स्लाइड पे अपने को इसमें चलना पड़ेगा। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं किसकी, लिंग्विस्टिक्स की। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि फोनेटिक्स क्या है, लिंग्विस्टिक्स की एक ब्रांच है। कहां लिखे इसको, इसी पे लिख लें, जगह नहीं यहां पे, अगली स्लाइड पे ले लेते हैं, ठीक है। ध्यान रखें, फोनेटिक्स अपने आप में लिंग्विस्टिक्स की एक ब्रांच है, ठीक है। अब ये लिंग्विस्टिक्स की ब्रांच होने के नाते इसमें क्या देखा जाता है, क्या चीज इसमें होती है, थोड़ा सा इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं, फिर अपन आ जाते हैं वापस घूम फिर करके अपनी फोनेटिक्स के ऊपर, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप ये जानिएगा कि जो लिंग्विस्टिक्स है, यह लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर के बना है। कौन सी लैंग्वेज का शब्द है लिंग्विस्टिक्स, लैटिन भाषा का है, ठीक है। लैटिन भाषा के दो शब्द उनसे मिलकर के ये बना है। दो शब्द कौन से हैं, पहला है लिंगुआ, क्लियर, लिंगुआ, और दूसरा है स्टिक्स। लिंगुआ और स्टिक्स, ये दो शब्द हैं, इनसे मिलकर के इनका निर्माण हुआ है। अब लिंगुआ जो शब्द है उसका ताल्लुक किससे है, उसका मीनिंग क्या होता है, टंग, ठीक है। या आप कह सकते हैं इसी टंग शब्द से अपन क्या बोलते हैं, भाषा को बोलते हैं। तो टंग शब्द का रिलेशन किससे है, लैंग्वेज से है, क्लियर, किससे है, लैंग्वेज से। दूसरी तरफ ये जो स्टिक्स शब्द अपने लिया है, इस स्टिक्स शब्द का अर्थ होता है साइंस, साइंस। तो आपके सामने यहां पर दो शब्द अंत में बचे हैं, देखिए, लैंग्वेज, साइंस। तो इसको आप यूं पढ़ सकते हैं कि लिंग्विस्टिक्स का मतलब क्या होता है, साइंस ऑफ लैंग्वेज। क्या अर्थ होता है इसका, साइंस ऑफ लैंग्वेज। अर्थात भाषा का विज्ञान, साइंस ऑफ लैंग्वेज, इसको हम अपन कह सकते हैं। ओवरऑल, अंततः, निष्कर्षतः आप ये कह सकते हैं कि लिंग्विस्टिक्स क्या है, कि साइंटिफिक स्टडी ऑफ अ लैंग्वेज इज नोन एज लिंग्विस्टिक। क्लियर, देखिएगा, लिख देता हूं इसकी चीज को। साइंटिफिक स्टडी ऑफ अ लैंग्वेज इज नोन एज लिंग्विस्टिक्स। अर्थात किसी भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन जो है वो क्या कहलाता है, लिंग्विस्टिक्स कहलाता है। क्लियर है, किसी भाषा का वैज्ञानिक तरीके से जो आप अध्ययन करते हैं, सिस्टमैटिक तरीके से जो अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं, वो क्या कहलाता है, लिंग्विस्टिक्स कहलाता है। अब लिंग्विस्टिक्स जो है, जिसको हम भाषा विज्ञान कहते हैं, ठीक है, या साइंस ऑफ लैंग्वेज कहते हैं, इसके तीन आधारभूत लेवल होते हैं, तीन बेसिक इसके लेवल होते हैं।
उनको आप थोड़ा सा देख लीजिए, तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। लिंग्विस्टिक्स यानी भाषा विज्ञान के 3 आधारभूत स्तर होते हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं ये, वो देख लीजिए। पहला, फोनेटिक्स। क्लियर? अब फोनेटिक्स क्या है? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि फोनेटिक क्या है। यह है स्पीच साउंड्स का अध्ययन करने वाला विज्ञान, अर्थात जो साइंटिफिक स्टडी करता है किसका? स्पीच साउंड का, तो वो क्या कहलाता है? फोनेटिक्स कहलाता है। तो फोनेटिक्स क्या है? साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्पीच साउंड्स। क्लियर? दूसरा आप इसमें पाते हैं ग्रामर। ठीक है, ग्रामर क्या है? द प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स और वर्ड्स इनटू वर्ड और अ सेंटेंस, और बहुत ही सरल शब्दों में कहूं, सेट ऑफ रूल्स, जिसमें भाषा के नियमों का संकलन होता है। सेट ऑफ रूल्स आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो ग्रामर क्या है? सेट ऑफ रूल्स। इसके अलावा एक और चीज लिंग्विस्टिक्स में आती है जिसको हम कहते हैं सिमेंटिक्स। ठीक है, तो ये क्या है? सिमेंटिक्स क्या है? स्टडी ऑफ वर्ड्स और सेंटेंसेस इन रिलेशन टू दियर मीनिंग। जब शब्दों या फिर वाक्यों का हम उनके मीनिंग के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन करते हैं तो वो कहलाता है सिमेंटिक्स। अर्थ है? ओके, स्टडी ऑफ वर्ड्स और sentences in relation to their meaning. तो जहां पर मीनिंग की बात हो रही है वो सिमेटिक्स हो गया, रूल्स की बात हो रही है ग्रामर हो गया, और स्पीच साउंड्स की बात हो रही है तो वो क्या हो गया? फोनेटिक्स हो गया। तो इस तरह से हम वापस पहुंच चुके कहां पे? फोनेटिक्स पे। तो अभी हमें एक बात करनी किसकी? फोनेटिक्स की बात करनी है। ठीक है, तो यहां अब तक मैंने आपको क्या बताया? अब तक मैंने आपको ये बताया कि लैंग्वेज जो है उसके माध्यम से हम क्या करते हैं? अपने शब्दों, अपने विचारों को शब्दों के माध्यम से व्यक्त करते हैं, और उन शब्दों के जरिए जो ध्वनियां निकलती हैं वो ध्वनियां होती हैं स्पीच साउंड्स। और उन स्पीच साउंड्स का अध्ययन किस में किया जाता है? फोनेटिक्स में। और फोनेटिक्स खुद अपने आप में क्या है? इट इज अ ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक्स। क्लियर? और लिंग्विस्टिक्स जो है वो खुद क्या है? किसी भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन। तो भाषा का जब हम वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं तो हम उसके साउंड्स का अध्ययन भी करते हैं, उस भाषा के नियमों का अध्ययन भी करते हैं, और अर्थ के परिप्रेक्ष्य में भी हम उसका अध्ययन करते हैं। तो फोनेटिक्स क्या है? इट इज ए स्मॉल ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक्स है। तो अब हम वापस आ जाते हैं फोनेटिक्स की तरफ। तो यहां पर हम वैज्ञानिक अध्ययन करेंगे किसका? स्पीच साउंड्स का। तो चलिए बात करते हैं फोनेटिक्स की वापस।
कुछ लोग इसे फोनेटिक्स पढ़ देते हैं, वो गलत होता है। ठीक है, यहां इसका जो उच्चारण होता है वो ध्यान रखिएगा, वो क्या होता है, फ, ने, और इसको टी और क और स, हम इसको क्या पढ़ेंगे, फोनेटिक्स, न कि फोनेटिक्स। ये ध्यान रखिएगा, हम इसको पढ़ने क्या वाले हैं, फोनेटिक्स पढ़ेंगे। सो ठीक है, फोनेटिक्स। अब ये फोनेटिक्स शब्द जो है ये खुद दो शब्दों के मेल से बना है। अभी से लिंग्विस्टिक्स को देखा था, लिंगुआ और स्टिक्स, वैसे ही ये फोनेटिक्स शब्द जो है दो शब्दों के मेल से बना है। पहला है फाउन, ठीक है, और दूसरा है स्टिक्स। अभी जब लिंग्विस्टिक्स का मीनिंग देखा था तब आपने पाया था कि ये स्टिक्स जो है इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है साइंस। क्लियर? तो लिंगुआ का अर्थ किससे था, टंग से था, लैंग्वेज से था। वहीं पर फोन जो शब्द है उसका मीनिंग किससे है, साउंड से है। क्लियर? तो फोनेटिक्स, इसका मतलब क्या होता है कि फोनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ साउंड सिस्टम। ये क्या है, साइंस ऑफ साउंड। इसको आप यूं भी कह सकते हैं, साइंस ऑफ साउंड। साउंड कौन से, स्पीच साउंड, मैंने स्पेसिफिक किया था आपको। ठीक है, जब भी यहां साउंड शब्द बोला जाए तो आप समझिएगा कि यहां पर बात हो रही है स्पीच साउंड्स की। क्लियर? अब ओवरऑल आपकी जो फोनेटिक्स है, उस फोनेटिक्स में जब साउंड्स का अध्ययन करते हैं तो वो अध्ययन भी तीन स्तर पर होता है। या पहला कि उन साउंड्स का प्रोडक्शन, अर्थात मुंह से जब आवाज निकलती है, ठीक है, ध्वनि निकलती है, तो वो उसका क्या हो गया, प्रोडक्शन। फिर ध्वनि जो है वो एयर में क्या होती है, ट्रांसमिट होती है और अगले व्यक्ति तक पहुंचती है। ये जो रास्ता तय करती है, ट्रांसमिशन। और फिर अगला व्यक्ति क्या करता है, उसको रिसीव करता है, कानों के माध्यम से सुनता है, अर्थात रिसेप्शन। तो फोनेटिक्स में, और सुनकर के फिर क्या करता है, उसको परसीव करता है, अर्थात समझता है, रिसेप्शन एंड परसेप्शन। तो फोनेटिक्स क्या है, ये स्पीच साउंड्स का अध्ययन है। और उस अध्ययन में क्या पढ़ा जाएगा, प्रोडक्शन, ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन ऑफ स्पीच साउंड्स। ठीक है, तो देखिए यहां पे phonetics is the study of स्पीच साउंड्स। कि फोनेटिक्स क्या है, स्टडी ऑफ स्पीच साउंड्स है, जहां पर स्पीच साउंड्स को स्टडी किया जाता है। और इस स्पीच साउंड, ठीक है, उसमें भी कि स्पेसिफिक यदि हम जाएं तो साउंड्स का प्रोडक्शन, उनका ट्रांसमिशन और उनका रिसेप्शन जो है, ये सारी बातें इसमें आ जाती हैं। क्लियर? ये चीज आप बिल्कुल यहां पर ध्यान रखिएगा। तो अगली स्लाइड पे एक बार फिर से मैं वापस इसी चीज पे आपको ले चलता हूं, थोड़ा सा विस्तार देता हूं चीजों को। तो फोनेटिक्स इसमें जो आप स्पीच साउंड का अध्ययन करते हैं, तो सबसे पहले हम स्पीच साउंड के प्रोडक्शन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, स्पीच साउंड के प्रोडक्शन की बात करते हैं। अब ये प्रोडक्शन कहां होता है, आपके मुंह के माध्यम से, माउथ के माध्यम से होता है। क्लियर? कैसे होता है वो भी अभी अपन बात करेंगे।
बहुत ही रुचिकर तरीके से इस पे बात करेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद में जब वो स्पीच साउंड जो है इसका प्रोडक्शन होता है, तब आपके मुंह से जब निकलता है हवा में तैरता हुआ, ठीक है, जब किसी व्यक्ति के पास पहुंचता है तो हम इसको बोलते हैं ट्रांसमिशन, जिसको आप कह सकते हैं कि यहां पर कम्युनिकेशन किस में आ गया है, प्रोसेस में आ गया है, ठीक है। फिर किसी व्यक्ति के कानों में वो जाता है, अर्थात वो व्यक्ति क्या करता है, उसको रिसीव करता है, और उस रिसीव करने की प्रक्रिया को हम कहते हैं रिसेप्शन। और ये रिसीव किसके माध्यम से करता है, अपने कानों के माध्यम से करता है, ठीक है। तो इस तरह से फोनेटिक्स जो है उसमें जो स्पीच साउंड्स का अध्ययन करते हैं उनको हम 3 भागों में हम इनको देख सकते हैं, ठीक है। पहला प्रोडक्शन कहलाता है, दूसरा ट्रांसमिशन कहलाता है, तीसरा रिसेप्शन कहलाता है। ये जो प्रोडक्शन है इससे रिलेटेड जो फोनेटिक्स होती है वो कहलाती है आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स। कौन सी फोनेटिक्स है, आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स है। इसमें प्रोडक्शन ऑफ साउंड्स बाय द ऑर्गन्स ऑफ स्पीच, हमारे जो ऑर्गन्स ऑफ स्पीच होते हैं, टंग होती है, टीथ होते हैं, पैलेट होते हैं, नेसल कैविटी होती है, ठीक है। ये जो डिफरेंट जो हमारे ऑर्गन्स ऑफ स्पीच है, इनके माध्यम से साउंड्स का जो प्रोडक्शन होता है, उस प्रोडक्शन को फोनेटिक्स की जिस ब्रांच में पढ़ा जाता है हम उसको कहते हैं आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स। क्लियर, ठीक है। फिर ट्रांसमिशन, इसका देखिए मतलब किससे होता है, इसका संबंध होता है साउंड वेव्स एंड द ट्रांसमिशन ऑफ साउंड्स। यह है एक सब ब्रांच ऑफ फोनेटिक्स। जिस तरह से आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स भी क्या है, फोनेटिक्स की एक सब ब्रांच है, उसी तरह से ये ट्रांसमिशन से जो रिलेटेड जो सब ब्रांच होती है उसको हम कहते हैं अकाउस्टिक फोनेटिक्स। जी हां, कौन सी फोनेटिक्स कहते हैं, अकाउस्टिक फोनेटिक्स। अकाउस्टिक फोनेटिक्स। क्लियर। इसमें क्या होता है कि हम साउंड के जो फीचर्स हैं उनको स्टडी करते हैं। क्लियर। फिर अंत में जिन साउंड्स को आप क्या करते हैं, रिसीव करते हैं, अर्थात सुनते हैं, और सुनने के लिए आपने एक शब्द जरूर सुना होगा, ऑडियो। तो उसी ऑडियो शब्द से इसकी सब ब्रांच का नामकरण किया गया और वह ऑडिटरी फोनेटिक्स। कौन सी फोनेटिक्स है, ऑडिटरी फोनेटिक्स, ठीक है। और इसका संबंध किससे होता है, रिसेप्शन एंड परसेप्शन ऑफ साउंड्स एंड हियरिंग, ठीक है। जो स्पीच साउंड्स होती हैं उनको कोई व्यक्ति सुनता है, सुन करके उनको समझता है, और ये सारी बातें किसमें आती हैं, फोनेटिक्स की सब ब्रांच ऑडिटरी फोनेटिक्स में आती हैं। क्लियर है। तो यहां पर आपने देखा कि फोनेटिक्स में जो स्पीच साउंड्स होते हैं उन स्पीच साउंड्स के आधार पे 3 सब ब्रांचेस भी फोनेटिक्स की होती हैं। पहली होती है आर्टिकुलेटरी, जिसका संबंध जो है स्पीच साउंड के प्रोडक्शन से होता है, और ये फाइनल प्रोडक्शन कहां पे होता है, माउथ में होता है। दूसरी सब ब्रांच अकाउस्टिक फोनेटिक्स कहलाती है, जो कि क्या करती है, साउंड वेव्स के ट्रांसमिशन से रिलेटेड होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, स्पीच साउंड जब मुंह से निकलते हैं तो कम्युनिकेशन के लिए जो प्रोसेस हो जाते हैं वो चीज इसमें स्टडी करी जाती है,
और तीसरी सब ब्रांच जो होती है वो कहलाती है ऑडिटरी फोनेटिक्स, और इसका संबंध जो है स्पीच साउंड के रिसेप्शन से, अर्थात हियरिंग से, सुनने से है, कि कोई व्यक्ति सुनता है और सुनकर के उसको समझता है। ये कौन सी सब ब्रांच होती है? ऑडिटरी फोनेटिक्स होती है। ये बताना मैंने इसलिए जरूरी समझा कि इन पर भी कभी कोई क्वेश्चन जो है तैयार हो सकता है, किसी भी तरह से घुमा फिरा करके कोई प्रश्न जो है इन पर पूछा जा सकता है। वैसे बेसिकली जो सवाल जो है आपके फोनेटिक्स से जो आते हैं वो सवाल आपके साउंड से रिलेटेड होते हैं, सिंबल से रिलेटेड होते हैं, और तीसरी चीज आपके ट्रांसक्रिप्शन से होते हैं, और अगला पड़ाव जो है फिर वर्ड स्ट्रेस जो है उसकी तरफ जाता है। तो लगभग 4 तरह के प्रश्न जो है पूछ लिए जाते हैं, लेकिन कई बार सैद्धांतिक प्रश्न जो है इस तरह से भी एक आध बार भी यदि उठा करके पूछ लिया जाए, और यदि आपका थोड़ा सा पढ़ा हुआ होता है तो वो चीज़ जो है आपको वहाँ पर, ठीक है, गलत नहीं करने देती है। आप अच्छा करके आते हैं, कॉन्फिडेंस के साथ अच्छा करके आते हैं, और अच्छे मार्क्स भी आप वहाँ पर प्राप्त करते हैं। तो इस उद्देश्य को दृष्टिगत रखते हुए मैंने आपको फोनेटिक्स की जो सब ब्रांचेज हैं उनके बारे में भी मैंने आपको यहाँ पर बताया है। क्लियर? अब देखिए, मैं अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहा था कि मैं इसके बारे में बताऊंगा प्रोडक्शन कैसे होता है, ठीक है। तो इस प्रोडक्शन वाले सिस्टम को भी आप समझ लीजिए, बहुत आसान है, बहुत इजी है, ठीक है। एक्चुअल में जो साउंड जो होता है ये देखा जाए तो एक तरह से क्या, एयर है, हवा है। हवा हमारे शरीर में लंग्स में क्या रहती है, स्टोर रहती है, भरी रहती है। वहां पे अपन सांस लेते हैं, हवा जाती है, सांस छोड़ते हैं, हवा निकलती है। क्लियर? तो जब भी हम कुछ भी बोलते हैं, बोलते समय जो मुंह से जो साउंड्स निकलते हैं वो साउंड एक्चुअली में क्या है, एयर है। क्लियर है? एयर कहां है? हमारे पेट में। आप ऐसा करके देख लीजिएगा, चाहिए आप अपना हाथ यहां रखिएगा, ठीक है, और जैसे ही आप मुंह से कुछ भी बोलेंगे तो आप पाएंगे कि जैसे आप कुछ बोलते हैं ना, तो आपका पेट जो थोड़ा सा संकुचित होता है, अर्थात कॉन्ट्रैक्शन होता है, उसमें चिपकता है अंदर की तरफ। क्यों? क्योंकि यहां जो हवा जो है ना वो बाहर निकलती है, बाहर निकली वैक्यूम क्रिएट होगा तो पेट थोड़ा सा चिपकेगा। फिर वो हवा जो है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को पार करते हुए एयर पैसेज जो है वो बाहर की तरफ आता है, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ स्पीच जो है उनको पार करते हुए मुंह तक पहुंचता है, और मुंह में फिर ये डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ स्पीच जो है गले से लेकर मुंह तक, ठीक है, ये सब क्या करते हैं, उस एयर को साउंड में तब्दील करते हैं। आप ऐसे करके देख लीजिए, आप कुछ भी बोलिए तो आपको लगेगा जैसे आप कुछ बोल रहे हैं तो बोलते समय हवा के झोंके जो हैं आपके हाथ से टकरा रहे हैं, देखा होगा आपने, ठीक है। ऐसा नहीं तो आप स्पीकर्स वगैरह उसमें से साउंड्स निकलते हैं, उसके आगे हाथ लगा के देखिएगा डीजे के सामने, ऐसा लगेगा हवा के झोंके से आ रहे हैं, है ना। तो एक्चुअल में ये साउंड क्या है, एयर है। तो जब ये एयर मुंह से बाहर निकलती है, क्या बन करके, साउंड बन करके, और भाषा में संप्रेषण में काम में आती है, तो ये कहलाती है आपकी स्पीच साउंड्स कहलाती है। क्लियर? अब जैसे ये साउंड आपके मुंह से बाहर निकलेगा, या तो ये वावल होगा या फिर कॉन्सोनेंट होगा। और इसके लिए भी आप थोड़ा सा यहीं पर समझ लीजिए, यदि ये साउंड जो है बिना किसी फ्रिक्शन के, बिना किसी ऑब्स्ट्रक्शन के यदि बाहर निकलता है, देन इट इज कॉल्ड वावल साउंड। एंड इफ दिस एयर comes out of your mouth in the form of a sound with friction, with obstruction, then it is called consonant. Clear? तो यहां तक मैंने आपको मोटी मोटी बातें आपको बताई हैं लिंग्विस्टिक्स एंड फोनेटिक्स के बारे में। अब हमें फोनेटिक्स में क्या पढ़ना है उसकी बात करते हैं, ठीक है। तो अब हम फोनेटिक्स में यहां पर स्टडी करेंगे इंग्लिश साउंड सिस्टम का। इंग्लिश साउंड सिस्टम।
इसको हमें यहां पर देखना है, लेकिन देखने से पहले थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। अब यदि कोई आपसे ये पूछे कि इंग्लिश लैंग्वेज कैसी लैंग्वेज है, क्या एक फोनेटिक लैंग्वेज है या अनफोनेटिक लैंग्वेज है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, क्या ये फोनेटिक है या अनफोनेटिक लैंग्वेज है, तो आप स्वाभाविकता कहेंगे सर ये तो फोनेटिक लैंग्वेज है। लेकिन इसका जवाब थोड़ा सा अलग है, हट करके है। हट करके यूं है कि इंग्लिश लैंग्वेज जो है इसको एक अनफोनेटिक लैंग्वेज कहा गया है। क्या कहा गया है? इंग्लिश लैंग्वेज को, इंग्लिश लैंग्वेज को एक अनफोनेटिक लैंग्वेज कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि इस लैंग्वेज का जो रिटन फॉर्म है और जो स्पोकन फॉर्म है उसमें बहुत ही अंतर पाया जाता है। जी हां, इसका जो रिटन फॉर्म अर्थात जैसा हम लैंग्वेज को इसको लिखते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज को लिखते हैं, और इसका स्पोकन फॉर्म अर्थात जैसा हम इस लैंग्वेज को बोलते हैं, उसमें काफी क्या पाया जाता है? अंतर पाया जाता है। इसलिए इसको क्या कहा गया है? एक अनफोनेटिक लैंग्वेज कहा गया है। क्योंकि इस भाषा के रिटन फॉर्म अर्थात लिखित स्वरूप व स्पोकन फॉर्म में बहुत अंतर होता है। अर्थात इस लैंग्वेज को जैसा हम लिखते हैं और जैसा हम बोलते हैं उनमें क्या होता है? बहुत ही ज्यादा अंतर होता है ना। अर्थात इस भाषा में जो हम लिखते हैं और जो हम बोलते हैं उन दोनों ही, या इसको बोलते हैं उनमें काफी अंतर होता है। उनमें काफी अंतर होता है। ठीक है, समझ लीजिए इस चीज को, बहुत जरूरी है चीज समझना। तो अंग्रेजी भाषा जो है, इंग्लिश लैंग्वेज जो है, इसको एक अनफोनेटिक लैंग्वेज कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसका जो रिटन स्वरूप है, रिटन फॉर्म है, और जो इसका स्पोकन फॉर्म है, दोनों में बहुत अंतर पाया जाता है। ठीक है, अर्थात जैसा हम इस भाषा को लिखते हैं और जैसा इसको बोलते हैं उनमें क्या होता है? काफी अंतर होता है। अभी एग्जांपल्स दूंगा मैं आपको। ठीक है, एक एग्जांपल तो खैर मुझे यूं ही याद आ रहा है। जब मैं एक स्कूल गोइंग स्टूडेंट था तो उन दिनों, आजकल तो खैर ये बड़ी बड़ी नोटबुक चलती हैं जिसको अपन रजिस्टर भी बोल देते हैं। उस जमाने में छोटी नोटबुक होती थी जिसको हम कॉपी बोलते थे। तो उस टाइम पे एक
कॉपी पिंक कलर की सी आती थी, उसे ब्लैक कलर के ऊपर लिखा होता था। क्या लिखा होता था वो देखिएगा, ये देखिए क्या लिखा होता था, आपके सामने रखा है। यदि मैं इसको आपसे पढ़ने के लिए कहूं तो आप इसको आराम से पढ़ देंगे। क्या पढ़ेंगे इसको? नेशनल। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं तो भाई नया नया उस टाइम पे इंग्लिश सीख रहा था, लगभग तीसरी क्लास का या चौथी क्लास का विद्यार्थी रहा हूँगा। तो उस टाइम पे इंग्लिश सीख ही रहा था। आज अपने यहाँ जैसे इंग्लिश में वो क ख घड़ है वो सीखते हैं, ठीक है। फिर हम एक चीज़ और सीखते हैं, ट्रांसलेशन करना, है ना, कि पहले नाम का ट्रांसलेशन करते हैं। क्लियर, तो ये उस दौर की बात है। तो मेरे हाथ में नोटबुक आई, कॉपी आई, तो उस कॉपी पर जो लिखा हुआ था रिटन फॉर्म थी, है ना, ये क्या थी? रिटन फॉर्म थी। इस रिटन फॉर्म को मैं क्या पढ़ता था वो देखिएगा। मैंने इसको पढ़ा नाटी ओनाल, नाटी ओनाल, ठीक। अब यदि इंग्लिश लैंग्वेज को ये जैसी है वैसा ही इसको पढ़ा जाए तो क्या पढ़ा जाएगा? नाटी ओनाल। उस टाइम पे देखिए एन ए ना, फिर टी आई टी ओ, फिर एन ए ना, फिर ल, नाटी ओनाल। मैंने इसको यूँ पढ़ा तो सर ने 2 लगाए मेरे, बोले नालायक ये नाटी ओनाल नहीं है, ये नेशनल है। लेकिन ये मेरा धैर्य था, हिम्मत थी, तब भी मैंने झंडे गाड़े रखे कि ठीक है कोई बात नहीं, अंग्रेजी जैसी ही लिखी जा रही है वैसी बोली तो नहीं जा रही, लेकिन मैं भी इसका पीछा छोड़ने वाला नहीं हूँ। मैं सीख गया, है ना। खैर मजाक की बात थी, लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो इसका रिटन फॉर्म है और इसका स्पोकन फॉर्म है, दोनों में क्या आ गया है? अंतर आ गया है, ठीक है। लेकिन हमारी हिंदी भाषा में ऐसा नहीं होता है, और हमारी आदत भी है कि जैसा हम लिखते हैं वैसा हम क्या करते हैं, बोलते हैं हिंदी में। तो देवनागरी लिपि, वहाँ आप इनकी वर्ण की बात करें तो टोटल कुल मिलाकर के वहाँ पर कितने होते हैं? 52 होते हैं। और उनके सारे हम क्या करते हैं? जैसा लिखते हैं वैसा ही बोलते हैं। लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज में यहाँ पर मामला थोड़ा डिफरेंट है। जी हाँ, समझ गए? डिफरेंट है। कैसे है वो समझिएगा। हिंदी भाषा जो है इसको देवनागरी लिपि के सहारे जब हम बोलते हैं, लिखते हैं, है ना, तो वहां पर जो रिटन फॉर्म में जो आप सिंबल्स यूज करते हैं और जो स्पोकन फॉर्म जो साउंड यूज करते हैं, उनकी संख्या क्या होती है? बराबर होती है, 52 होती है, इक्वल होती है। लिखने में भी 52 होते हैं और बोलने में भी क्या होते हैं? 52 होते हैं। लेकिन इंग्लिश में क्या होता है वो देखिए। इंग्लिश में क्या होगा? यहां पर जब हम इस लैंग्वेज को लिखते हैं तो लेटर्स के सारे लिखते हैं। तो इंग्लिश में जो अल्फाबेट में जो लेटर्स होते हैं वो कितने होते हैं? 26। लेकिन जब हम इसको बोलते हैं तो बोलते समय किसका प्रयोग होता है? साउंड्स का, स्पीच साउंड्स का। तो साउंड्स कितने हैं? 44। जी हां, 44। तो रिटन फॉर्म में 26 और स्पोकन फॉर्म में 44। तो यहां पर क्या है? 1 to 1 नहीं है कि एक साउंड जो है, एक सिंबल जो है एक साउंड प्रोड्यूस करे, ऐसा, सॉरी, एक साउंड जो है एक ही तरह की किसके माध्यम से? रिटन फॉर्म के सिंबल के माध्यम से लिखा जाए, ऐसा यहां पर संभव नहीं है। इसीलिए ये जो विसंगति आ रही है इसमें रिटन फॉर्म में और स्पोकन फॉर्म में इसीलिए आ रही है। क्यों? क्योंकि रिटन फॉर्म में जो लेटर्स हैं और स्पोकन फॉर्म में जो साउंड्स हैं उनमें क्या है? असमानता है। तो इंग्लिश लैंग्वेज में क्या होता है? इसको लेटर्स के सारे लिखा जाता है और साउंड्स को बोला जाता है। इसमें शब्द की स्पेलिंग और साउंड्स का मतलब जिनके सारे शब्दों को उच्चारण किया जाता है, उनमें समानता नहीं पाई जाती है। और क्यों नहीं पाई जाती? क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो 26 अल्फाबेटिक लेटर्स के जरिए लिखी जाती है और 44 साउंड्स के सारे इसे बोला जाता है। और यहां पर 26 और 44
ये पलड़ा जो है समान नहीं है, इसीलिए ये दिक्कत आती है। तो साउंड्स की संख्या जो है लेटर से क्या होती है, ज्यादा होती है, इसलिए एक लेटर कि अब एक एक लेटर जो है 26 लेटर है ना, तो यहां पर एक लेटर का उच्चारण अलग अलग शब्दों में अलग अलग हो जाता है। क्यों? अब उसकी जिम्मेदारी बढ़ गई है कि आपके पास काम करने वाले व्यक्ति तो कितने हैं, 26 हैं, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी है, 44 है। तो फिर अब क्या करना पड़ेगा, कुछ एक लेटर्स को अतिरिक्त कार्यभार लेना पड़ेगा। तो इंग्लिश के जो कुछ लेटर्स हैं वो क्या करते हैं, अलग अलग शब्दों में जाकर के एक से अधिक ध्वनियां जो हैं, साउंड्स जो हैं, उनको उत्पन्न करते हैं। इस चीज के बारे में अभी चर्चा करेगा, मैंने थोड़ा सा विस्तार से करेंगे ताकि आपको ये चीज क्लियर हो पाए। ठीक है, और मैंने पहले भी आपसे कहा है बिल्कुल जीरो लेवल से आपको लेकर के चलूंगा, बिल्कुल बेसिक से आपको लेकर के चलेंगे। ठीक है, तो सारी बातें में हम यहां पर करेंगे। तो देखिए, इसमें लेटर्स को लिखा जाता है और साउंड्स को बोला जाता है। ठीक है, तो इस भाषा में यानी इसमें स्पेलिंग किसकी, शब्द की, इसमें शब्द की स्पेलिंग, ठीक है, और साउंड में प्रायः समानता नहीं पाई जाती है। ठीक है, जैसा अभी मैंने पिछली स्लाइड पे आपको एग्जाम्पल दिया, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे जहां पर लगभग आपको क्या देखने को मिलेगा कि किसी भी शब्द की जो स्पेलिंग है और उसका जो उच्चारण है, साउंड है, दोनों में आपको डिफरेंस जो है वो मिलेगा। ठीक है, और ऐसा क्यों है, क्योंकि जो इंग्लिश लैंग्वेज है इसे हम क्या करते हैं, लिखते समय 26 अल्फाबेट का इस्तेमाल करते हैं और बोलते समय 44 साउंड को काम में लेते हैं। यानी जो इंग्लिश लैंग्वेज है इसमें लेटर्स ये कितने होते हैं आपके, ये होते हैं 26। और दूसरी तरफ हम साउंड्स की बात करें तो ये साउंड्स कितने होते हैं, 44 होते हैं। ठीक है, तो क्या ये आपस में बराबर हैं, नहीं है। ठीक है, इक्वल नहीं है, बराबर नहीं है। तो इस लिहाज से, और ये किस में काम में आता है, लिखने में, और ये बोलने में। यानी जो रिटन फॉर्म होती है भाषा का, जो लिखित स्वरूप होता है जिसको लेटर्स के माध्यम से लिखा जाता है, वो 26 है। और जब आप बोलते हैं, स्पोकन फॉर्म को काम में लेते हैं,
तो स्पोकन फॉर्म में जो साउंड्स आपके मुंह से निकलते हैं वो कितने होते हैं? 44 होते हैं। तो यहां पर आपने देखा कि साउंड्स की संख्या लेटर्स से ज्यादा होती है। क्या देखा अपन ने? साउंड्स की संख्या लेटर्स से ज्यादा है। ठीक है, अब ज्यादा तो क्या हुआ? अब लेटर्स की जिम्मेदारी बढ़ गई कि अब एक लेटर जो है वो क्या करेगा? अलग अलग शब्दों में वो एक से अधिक ध्वनियां जो है उत्पन्न करेगा, क्योंकि इस रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई। यूं मान लीजिए साउंड नहीं बल्कि जिम्मेदारी है, और ये लेटर नहीं बल्कि भाषा को लिखित स्वरूप देने वाले कारीगर हैं, मजदूर हैं। ठीक है, तो उन मजदूरों को, कुछ मजदूरों को क्या करना पड़ेगा? एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। क्लियर? कि भैया काम की संख्या कितनी है? 44, मजदूर कितने हैं? 26। ठीक है, काम पूरा करके जाना पड़ेगा। तो कुछ मजदूर क्या करेंगे? वो कहेंगे भाई साहब ये थोड़ा सा काम मैं कर देता हूं एक्स्ट्रा, दूसरा कहता है थोड़ा सा मैं कर दूंगा एक्स्ट्रा। ये कुछ वैसा सा ही है। तो इसलिए एक लेटर का उच्चारण अलग अलग शब्दों में अलग अलग हो जाता है। इसलिए एक लेटर का उच्चारण अलग अलग शब्दों में अलग अलग हो जाता है। अलग अलग शब्दों में अलग अलग हो जाता है। और अलग अलग लेटर्स क्या करते हैं? अलग अलग शब्दों में समान साउंड भी दे सकते हैं। जरूरी नहीं है कि अलग अलग शब्दों में जाके अलग अलग साउंड ही देंगे। ठीक है, वो कुछ शब्दों में समान साउंड जो है उनको भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इसके कुछ एक मैं आपको यहां पर एग्जाम्पल्स जो है देने की कोशिश करता हूं। चलिए, ठीक है। जैसे मैं आपको पहला एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। साउंड जो मैं चूज कर रहा हूं वो है ई, और इस ई साउंड को रिप्रेजेंट किया जाता है इंग्लिश में। जैसे आप आई लिखते हैं उस तरह का सिंबल इसका तैयार होता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, जब भी आप सिंबल को लिखते हैं तो उस सिंबल को, ये दो जो तिरछी ऐसी लकीरें हैं, ठीक है, जिनको आप स्लैशेस भी कह सकते हैं, जिनको आप स्लैंटिंग बार्स भी आप इनको कह सकते हैं, इनके मध्य में इनको रखा जाता है। ये याद रखिएगा। अब ये लेटर नहीं है ये, बल्कि अब ये क्या हो गया है? साउंड हो गया है। क्लियर? तो इस साउंड को हम देवनागरी लिपि में लिखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि साउंड तो इंग्लिश साउंड्स हैं। ठीक है, हम चूंकि हिंदी भाषा के लोग हैं, हमारी आदत हिंदी पढ़ने की है। इवन हर चीज़ को हम ट्रांसलेट करके ही पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो मैं थोड़ी सी कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे कि मैं इस साउंड को आपके सामने हिंदी में देवनागरी लिपि में किस तरह से इसको लिख सकते हैं। एग्जैक्ट का मैं नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, बस आपकी एक मदद करने के लिए, एक सहायता करने के लिए कि आपके लिए टॉपिक आसान भी हो जाए और इस टॉपिक पर आपकी अच्छी पकड़ भी बन सके और पूरे में से पूरे मार्क्स जो हैं आप इसमें हासिल कर सकें। इस उद्देश्य के लिए मैं आपको थोड़ा सा हिंदी की सहायता यहाँ पर ले रहा हूँ। तो ये मैंने साउंड क्या लिया है? ई। तो अब देखिएगा, पहला मैं एक शब्द लेता हूं PITY। ठीक है, इस शब्द को आप क्या पढ़ेंगे? आप इसको पढ़ते हैं पिटी।
इसका ट्रांसक्रिप्शन देखिएगा, यहां पर पै की ध्वनि ये लिख दिया अपन ने, फिर हमने यहां पर आई जो है वो किसकी ध्वनि दे रहा है, ई के साउंड दे रहा है, और इसका सिंबल इसी तरह से ये अपन ने लिख दिया। फिर टै की ध्वनि, इसको यूं लिखा जाएगा। फिर यहां पर वाई जो है वो किसका साउंड दे रहा है, फिर से ई का साउंड ही दे रहा है, और ई की साउंड क्या है, छोटी ई वाली है। अब इसको आप क्या पढ़ेंगे, पिटी, क्या पढ़ेंगे, पिटी। अब ये ई साउंड किस किस ने दिया है, ये ई का साउंड इस शब्द में आई के द्वारा दिया जा रहा है और वाई के द्वारा भी दिया जा रहा है। क्लियर, ठीक है। और देखिए बी यू एस वाई, इस शब्द का उच्चारण होता है बिजी। तो पहले बै की ध्वनि, फिर यू जो है ये साउंड कर रहा है किसका, ई का, तो ई का साउंड आ गया। एस जो है से की बजाय ज का साउंड यहां पर प्रोड्यूस कर रहा है, जिसको हम जेड सिंबल जो होता है उसके जरिए रिप्रेजेंट करेंगे, और वाई जो है फिर से छोटे ई का साउंड दे रहा है। तो यहां पर देखिए इस शब्द में ई का साउंड किस किस के द्वारा दिया गया, ई का साउंड यू के द्वारा दिया गया और वाई के द्वारा दिया गया। और देखिए अभी तो इस शब्द को देखिए, बहुत सारे लोग जो हैं इसका उच्चारण जो है गलत करते हैं, ठीक है। वोमेन इसको इस तरह से करके पढ़ देते हैं, जो कि गलत होता है। हम इसको पढ़ते हैं विमेन, सही इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, विमेन। तो अब देखिएगा, सबसे पहले वे का साउंड आ रहा है, तो हमने वे के लिए लिख दिया डब्ल्यू इसको सिंबल को। फिर ई का साउंड जो है कौन दे रहा है, ई दे रहा है, ओ दे रहा है। फिर मैं की ध्वनि आ गई, फिर ई जो है यहाँ ई का साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, फिर न आ गया। हम इसको पढ़ेंगे विमेन। इस शब्द में ई साउंड जो है किस किस के द्वारा दिया गया, ई साउंड जो है ओ भी दे रहा है और ई के द्वारा भी दिया जा रहा है, ठीक है। और देखिए प्रिटी, तो पहले पै, फिर रे, फिर ई के द्वारा, फिर टे कॉन्सोनेंट रिपीट हुआ है। याद रखिएगा फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन में जब कोई शब्द आप लेते हैं और वहां पर आपको कोई कॉन्सोनेंट रिपीट पाया जाता है, डबल कॉन्सोनेंट पाया जाता है, ठीक है, कोई कॉन्सोनेंट रिपीट होता है, लेकिन उसका साउंड यदि एक ही बार आ रहा है तो आप केवल एक ही बार सिंबल के तौर पे उसको लिखेंगे, ठीक है। यहां पर टी जो है दो बार आ रहा है, लेकिन साउंड इसका एक ही आ रहा है टे, तो आप टे क्या सिंबल यहां पर लिखिए। दो बार टे को लिखने की आवश्यकता नहीं है, दो बार नहीं लिखेंगे क्योंकि साउंड एक ही बार आ रहा है। फिर वाई जो है ई का साउंड यहां पर दे रहा है। यहां पर इस शब्द में ई की ध्वनि जो है वो किसने दी है, ई और वाई ने, ई और वाई ने। क्लियर। एक शब्द और देख लीजिए, यहां ले लेते हैं, स्पेस पड़ी है अपने पास। ऐसे बहुत सारे शब्द आपको मिल जाएंगे। इस शब्द को देखिए, हम प्रायः इसका उच्चारण जो है ये भी गलत कर ही देते हैं, ठीक है। इसका सही उच्चारण क्या होता है, विलेज, और हम करते हैं विलेज, जो गलत होता है। इसका होता है विलेज। पहले वे की साउंड आ गई, वे, फिर ई की साउंड आ गई, फिर एल डबल एल जो है एक ही बार साउंड दे रहा है ले का, तो ले का सिंबल आ गया। और एक चीज ध्यान रखिएगा, किसी शब्द के पीछे जब ए जी ई किसी सफिक्स के तौर पे जुड़ा होता है तो उसका जो प्रोनाउंसिएशन है हमेशा के लिए आप याद कर लीजिए, वो होता है इज, न कि एज। क्लियर। इसको आप क्या पढ़ेंगे, इज पढ़ेंगे। तो यहां पर ए जो होता है इसको क्या पढ़ा जाएगा, ई, और फिर ज। अंत में जो ई आ रहा है ये कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं कर रहा है,
तो ध्यान रखेंगे, जो लेटर साउंड प्रोड्यूस करता है उसी को सिंबल के तौर पे लिखा जाता है। जो साउंड प्रोड्यूस नहीं करता, साइलेंट लेटर होता है, साइलेंट लेटर्स को इसमें स्थान नहीं दिया जाता है। ज के लिए ये वाला सिंबल यहां पर काम आएगा। तो अब देखिए, इस शब्द में ई की ध्वनि किसने दी है? एक तो आई के द्वारा, दूसरा ए के द्वारा। तो अब देखिए यहां पर जो मैंने शब्द लिए हैं, इन शब्दों में ई की ध्वनि देखिए, कभी तो आई दे रहा है, कभी वाई भी दे रहा है, यू भी दे रहा है, ओ भी दे रहा है, ई भी दे रहा है ना। और इवन ए जो है वो भी किसका साउंड प्रोड्यूस कर सकता है? यहां पर ई प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या जाना? हमने ये जाना कि कोई लेटर जब अलग अलग शब्दों में जाता है, अलग अलग उसके साउंड हो जाते हैं। तो यहां पर देख लीजिए, ये ई साउंड जो है अलग अलग लेटर्स के द्वारा प्रोड्यूस किया गया है। क्लियर? ऐसे ही और एग्जांपल देता हूं आपको, देखिएगा। हम यहां पर साउंड की बात करेंगे, किसकी? सिंबल ले लेते हैं ये, और साउंड है ए। पहला शब्द देखेंगे एम ए एन वाई, हम इसको पढ़ते हैं मैनी। अरे भैया मैनी मत पढ़िए, इसको आप पढ़िए मैनी। क्लियर? म, फिर ए, फिर न, और फिर ई। तो यहां पर ए जो है, इस ए ने क्या किया? ए का साउंड दिया है। ठीक है, और देखिए एस ए आई डी, सेड, हम इसको सैड पढ़ते हैं, जबकि सैड नहीं बल्कि इसको पढ़ना चाहिए सेड। पहले मुंह से निकल रहा है सै की ध्वनि, फिर ए और आई मिलकर के जो है वो ए साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ए साउंड के लिए सिंबल ये आ गया। फिर ड, सेड। यहां पर ए का साउंड जो है किसने दिया है? ए और आई ने दिया है ना। ऐसे देखिए, ये शब्द देखिए। ठीक है, हम इसको पढ़ते हैं गन, तो गए के लिए सिंबल ये रहा हमारे पास। फिर यू जो है वो साउंड दे रहा है किसका? ए का, इसके लिए ये वाला सिंबल यूज होगा। फिर न, तो यहां इसमें देखेंगे कि ग ध्वनि उत्पन्न कर रहा है कौन? जी। क्लियर? लेकिन अगला ही शब्द देखिए, जेम। यहां जी जो है ग की साउंड प्रोड्यूस नहीं कर रहा, बल्कि ज की साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, जिसको हम इस सिंबल के द्वारा लिखेंगे। फिर मुंह से निकल रहा है ए, फिर एम यानी म। ठीक है, यहां पर ज साउंड प्रोड्यूस किया गया किसके द्वारा? जी के द्वारा। तो जी जो है अलग अलग शब्दों में जाकर के अलग अलग क्या कर रहा है? साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। और दूंगा थोड़ा सा एग्जांपल, और देख लीजिए। ये देखिए, हम इसको पढ़ते हैं चर्च, तो सी और एच जो डायग्राफ है, इनके लिए साउंड के लिए उच्चारण यूं लिखा जाएगा च। फिर ए ऊपर आधा रहे जो है इसको साइलेंट करेंगे, उसके लिए ये वाला सिंबल आएगा। फिर से च। तो यहां पर सी एच जो है उसने साउंड किसका दिया है? च साउंड जो है प्रोड्यूस किया है। दूसरा शब्द देखें, मशीन। मुंह से पहले क्या निकल रहा है? म। फिर ए की साउंड है उसके साथ, ये वाला ए आएगा। फिर सी एच जो है श, शंकर वाला, ये साउंड दे रहा है। फिर ई, ये बड़े ई की ध्वनि है, इसलिए इसको सिंबल के तौर पे ऐसे लिखेंगे
फिर न, ये रहा। और इंग्लिश वर्ड्स के अंत में जब ई आता है तो वो साइलेंट रहता है, इसलिए कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं कर रहा, तो यहां पर अपना ये खत्म हो गया। हम इसको क्या पढ़ेंगे? मशीन। तो यहां पर हमने देखा कि सी एच जो है वो साउंड दे रहा है किसका? श का। क्लियर? फिर एक शब्द और देख लीजिए, केमिस्ट्री। ठीक है, केमिस्ट्री। तो सी एच कै का साउंड दे रहा है, फिर ए, फिर मैं के साथ ई, छोटे ई की ध्वनि आ रही है, फिर स, फिर ट, फिर र, और फिर वाई जो है छोटे ई का साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। हम इसको पढ़ेंगे केमिस्ट्री। क्लियर? क्या पढ़ रहे हैं? केमिस्ट्री। तो यहां पर सी एच देखिए किसका साउंड दे रहा है? सी एच जो है यहां पर कै का साउंड दे रहा है। तो इस तरह से हमने देखा कि कोई लेटर, अंग्रेजी भाषा का अल्फाबेट का कोई लेटर अलग अलग शब्दों में जाकर के अलग अलग साउंड जो है प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, तो यहां पर स्पष्ट है कि प्रत्येक लेटर एक से ज्यादा साउंड उत्पन्न करता है, और इसी कारण से, इसी वजह से उच्चारण अर्थात प्रोनाउंसिएशन जो है एक कठिन और जटिल विषय बन जाता है। खास तौर से जो नॉन नेटिव लर्नर्स एंड स्पीकर्स हैं इंग्लिश लैंग्वेज के, अर्थात वो लोग जिनकी मूल भाषा क्या नहीं है? इंग्लिश नहीं है, अर्थात जो ब्रिटेन से नहीं है, इंग्लैंड से नहीं है, अमेरिका से नहीं है, उन लोगों के लिए उच्चारण क्या बन जाता है? एक बहुत ही जटिल विषय बन जाता है। और ये समस्या केवल भारत के लोगों की नहीं रही है, बल्कि और भी देशों के लोगों की भी रही है। अरे यार, बांग्लादेश है, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, ठीक है, और भी है, चाइना है, उनके लिए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ना। तो इस समस्या के निराकरण हेतु कि एक स्टैंडर्ड प्रोनाउंसिएशन जो है, ये समस्या और भी जटिल कब हो जाती है? क्योंकि जब हम जिस इलाके में रहते हैं उधर का एक्सेंट जो है, बोलने का जो लहजा जो है, वो भी क्या करता है? आपके प्रोनाउंसिएशन को प्रभावित करता है। ठीक है, और वर्ड स्ट्रेस को भी प्रभावित करता है। जैसे कोई व्यक्ति हरियाणा का है और वो हिंदी बोलता है तो आपको पता चल जाता है कि भाई साहब ये हरियाणा का है। वैसे ही वो व्यक्ति इंग्लिश बोलेगा तो पता चल जाएगा अपने को कि हरियाणवी में ठोकरा भी है, लहजा हरियाणवी है, बोल इंग्लिश रहा है। ठीक है, तो ये जो एक्सेंट है, प्रोनाउंसिएशन है, इन सब की जो समस्या रही, कारण बहुत सारे रहे होंगे, ये भी एक कारण है जो अभी मैंने आपको बताया। ठीक है, और जो रिटन फॉर्म, स्पोकन फॉर्म, ये भी कारण है। बोलियां जो हैं वो भी आपके प्रोनाउंसिएशन को प्रभावित करती हैं भाषा के साथ साथ में। ठीक है, तो क्षेत्रीय प्रभाव आता है, वो भी प्रभावित करता है। तो ये तमाम तरह की जो समस्याएं हैं उनके निराकरण के लिए क्या किया गया? सन 1886 में, इन द ईयर 1886, फ्रांस की राजधानी स्थान पेरिस, वहां पर इंटरनेशनल फोनेटिक एसोसिएशन की स्थापना करी गई। लिख देता हूं इस चीज को, आगे चलते हैं अगली स्लाइड पे, है ना। साल कौन सा रहा? 1886। यहां पर पेरिस में इंटरनेशनल फोनेटिक एसोसिएशन की स्थापना करी गई। ठीक है, अब इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य ये था कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसके लिए एक स्टैंडर्ड जो प्रोनाउंसिएशन है उसका चयन करके उसके लिए कुछ कोड्स अर्थात सिंबल्स जो हैं वो तैयार किए जाएं। अब एक दिन में तो काम होना नहीं था और बहुत ही सोच विचार करके इस पे काम करना था।
तो इस काम में 2 साल लगे, यानी 1888, यानी इन द ईयर 1888, 1888 की बात है, इन द ईयर 1888 इस संस्था ने हमें क्या दिया? इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट, ठीक है, जिसको आप IPA, शॉर्ट में आप इसको IPA भी कहते हैं, और इस पर क्वेश्चन भी पूछा गया है। आप पुराने पेपर्स टटोल के देख सकते हैं, इस पे एक बार क्वेश्चन भी आया हुआ है। इसकी फुल फॉर्म जो है वो पूछी गई थी कि IPA स्टैंड्स फॉर डैश, एंड उसके बाद में बहुत सारे विकल्प, 4 विकल्प दिए गए, तो बहुत सारे तो क्या थे, 4 विकल्प थे, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो इसने हमें इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट दी। उस अल्फाबेट में क्या है? उस अल्फाबेट में इंग्लिश के जो 44 साउंड्स हैं, उन साउंड्स को रिप्रेजेंट करते हुए उनके 44 रिप्रेजेंटेटिव सिंबल्स हैं। क्लियर? तो जो ये, और जिससे हमें क्या सीखने को मिला, इसमें यह बताया गया हमें कि किसी शब्द का सही उच्चारण क्या होता है और उसे सिंबल्स के माध्यम से कैसे लिखा जाता है। क्लियर है? तो पहले हमारे पास इंग्लिश लैंग्वेज में क्या था? इंग्लिश लैंग्वेज में हमारे पास रिटन फॉर्म, उसके 26 लेटर्स थे। क्लियर? फिर स्पोकन फॉर्म, ठीक है, उसके 44 क्या थे? साउंड्स थे। इनको थोड़ा ऊपर लिखते हैं अपन, रिटन, स्पोकन, ठीक है, ओके, चल जाएगा यहाँ पे। और ये क्या है? हमारे लेटर्स हैं। अब हमारे पास क्या हो गए? ये जो स्पोकन फॉर्म है, इसको प्रेजेंट करने वाले हमारे पास सिंबल्स, ये भी आ गए हैं। और ये कितने हैं? 44। अब ये चीज हो गई बराबर कि जो आप बोलते हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम आपको क्या दे रहे हैं? सिंबल्स दे रहे हैं। अब आप ये लेटर्स की तरफ मत झांकिए, अब आप किसकी तरफ देख लीजिए? सिंबल्स को देख लीजिए। तो आपको इन दोनों के मेल से क्या पता चल जाएगा? करेक्ट प्रोनाउंसिएशन जो है उसका पता चल जाएगा। ठीक है? तो इसमें इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट ने हमें क्या दिए? 44 सिंबल्स दिए, जिससे हमें यह पता चल जाता है कि किसी शब्द का सही उच्चारण क्या होता है और उसे सिंबल्स के माध्यम से उसको कैसे लिखा जाता है। तो IPA अर्थात इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट के द्वारा 44 फोनेटिक सिंबल्स दिए गए हैं। प्रत्येक सिंबल एक साउंड को ही रिप्रेजेंट करता है, अर्थात एक सिंबल एक साउंड। लिख देता हूं इस चीज को। IPA अर्थात इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट के द्वारा 44 सिंबल्स दिए गए हैं। ठीक है? अब प्रत्येक सिंबल क्या करता है? एक साउंड को ही रिप्रेजेंट करता है। प्रत्येक
सिंबल एक साउंड को ही रिप्रेजेंट करता है। क्लियर? जिसका मतलब क्या हुआ, एक सिंबल बराबर एक साउंड, अर्थात एक सिंबल केवल एक साउंड को रिप्रेजेंट करेगा। और पहले हो क्या रहा था, लेटर्स कितने थे, 26, ठीक है, 26 लेटर्स को 44 साउंड्स को रिप्रेजेंट करना होता था। अब हमारे पास सिंबल्स भी कितने हैं, 44, साउंड भी कितने हैं, 44। तो यहां अब क्या हुआ, साउंड और सिंबल इन दोनों के बीच में एक फिक्स्ड रिलेशनशिप हो गया। पहले क्या था, लेटर और साउंड के बीच में फिक्स्ड रिलेशनशिप नहीं था, इसीलिए इंग्लिश लैंग्वेज को अनफोनेटिक लैंग्वेज कहते, याद रखिएगा, ठीक है। लेकिन जैसे हमें सिंबल्स मिले तो साउंड और सिंबल दोनों के बीच में क्या हो गया, एक फिक्स्ड रिलेशनशिप हो गया, जो कि शब्द के सही उच्चारण को समझने में क्या करता है, मदद करता है ना। इस चीज को लिखते हैं अपन, यहां साउंड और वह सिंबल के बीच में एक फिक्स्ड रिलेशनशिप होता है। जो शब्द के सही उच्चारण को समझने में मदद करता है। ठीक है, किस में मदद करता है, किसी शब्द के सही उच्चारण को समझने में मदद करता है। अब यहां आगे बढ़ने से पहले आपको एक तथ्य की और मैं आपको जानकारी दे दूं, और वो तथ्य ये है, एक मैं फ्रेज यहां पे लिख रहा हूं, वो है रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन, जिसको हम शॉर्ट में आरपी भी कहते हैं। ये भी कभी आपके सामने आ सकता है, इसलिए पहले आपको बता दूं कि रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन क्या है। तो ब्रिटेन में एक फनेटिशियन हुए, फनेटिशियन आप समझते हैं, अ पर्सन हु स्टडीज फोनेटिक्स, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, फनेटिशियन कहते हैं। तो ब्रिटेन में एक बहुत ही चर्चित प्रसिद्ध फोनेटिशियन हुए जिनका नाम था डैनियल जोन्स। क्या नाम था, डैनियल जोन्स। और इन महाशय की एक डिक्शनरी आती है जो केवल प्रोनाउंसिएशन पर ही आती है, और दुनिया में मोस्ट ऑथेंटिक, सबसे ज्यादा ऑथेंटिक प्रोनाउंसिएशन की इधर डिक्शनरी मानी जाती है, तो वो कौन सी होती है, डैनियल जोन्स की होती है। ठीक है, लेकिन आप लोगों की इतनी काम की नहीं है भैया। काम की क्यों नहीं है, हो सकती है काम की, लेकिन इस लिहाज से काम की नहीं है क्योंकि इसमें सिर्फ शब्द होता है, शब्द का प्रोनाउंसिएशन होता है, और एक्सेंट कहाँ पर होगा, स्ट्रेस कहाँ पर होगा, वो चीज़ उसमें मार्क होती है, मीनिंग वगैरह उसमें नहीं दिए हुए होते हैं। तो उन्होंने ये टर्म दिया था, कौन सा, रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन। क्यों दिया था, उसके पीछे भी सुन लीजिए थोड़ी सी बात, कि ब्रिटेन में इंग्लिश जो है उसकी कई तरह की वैरायटी हैं, अर्थात वैरायटीज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इंग्लैंड में है। जैसे हमारे यहाँ हिंदी की है, एक बंदा जो हिंदी यूपी वाला बोलता है,
एक राजस्थान का बोलता है, एक हरियाणा का व्यक्ति हिंदी बोलता है, एक पंजाब वाला व्यक्ति हिंदी बोलता है, एक बिहार वाला व्यक्ति हिंदी बोलता है, सब में क्या है, डिफरेंस है, अंतर है। वैसे ही इंग्लिश में कोई साउथ इंग्लैंड वाला व्यक्ति इंग्लिश बोलता है, कोई नॉर्थ इंग्लैंड वाला, ईस्ट इंग्लैंड वाला, वेस्ट इंग्लैंड वाला, है ना, तो वहाँ पर भी क्या आ जाता है, भाषा में अंतर आ जाता है। तो अब सवाल ये था कि इनमें से स्टैंडर्ड इंग्लिश किसको माना जाए। तो जैसे जैसे दुनिया में औद्योगिकरण हुआ था, है ना, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन की कैपिटल थी एक तरह से इंग्लैंड, और इंग्लैंड में भी खासतौर से लंदन, टेम्स नदी पे बसा हुआ, है ना। तो औद्योगिकरण का केंद्र था, पैसा उन लोगों ने खींचा, दुनिया में ताकतवर वो बने, हिंदुस्तान को भी लूट के लेके गए थे, है ना। ऐसे कई सारे मुल्कों को उन्होंने लूटा था, खूब पैसा इकट्ठा किया। तो जहाँ पर पैसा आ गया है, औद्योगिकरण क्रांति जहाँ पर हो गई है ना, तो वहाँ पर लोग जो है उसी को क्या मानने लग जाते हैं, ऊंचा बड़ा मानने लग जाते हैं। हम लोग भी समझते हैं ना, हमारे बीच में कोई व्यक्ति इंग्लिश बोलता है, अंग्रेजी में बात करता है, तो अपने आप ही उसका कद जो है हमारी नज़रों में बड़ा हो जाता है, न जाने क्यों, है ना। तो लंदन और उसके आसपास के इलाके में जो इंग्लिश बोली जाती थी, उस इंग्लिश लैंग्वेज को स्टैंडर्ड इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो डैनियल जोन्स ने कहा। क्या कहा उसको, स्टैंडर्ड इंग्लिश लैंग्वेज। और वो उन लोगों का जो प्रोनाउंसिएशन था उसी को उन्होंने क्या कहा, स्टैंडर्ड प्रोनाउंसिएशन या रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन, स्टैंडर्ड प्रोनाउंसिएशन या रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन। तो ये क्या था, लंदन और उसके आसपास की इंग्लिश, उसको क्या कहा गया, स्टैंडर्ड इंग्लिश। ठीक है। और इसका जो प्रोनाउंसिएशन था उसको क्या कहा गया, स्टैंडर्ड प्रोनाउंसिएशन। और इसे स्टैंडर्ड प्रोनाउंसिएशन को क्या नाम दिया गया था, रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन नाम दिया गया था, आरपी। क्लियर है। तो ये आपने यहां पर जाना है। आगे वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए अगले वीडियो में मैं आप लोगों से मुलाकात करूंगा। वहाँ पर हम डिटेल्ड तरीके से इंग्लिश साउंड सिस्टम जो है उसको समझेंगे, उसके बारे में बात करेंगे, वावल्स की बात करेंगे, कॉन्सोनेंट्स की बात करेंगे। ठीक है। तो आपको वीडियो में लगातार बने रहना है। आज का ये जो वीडियो रहा है ये एक तरह से आपका बेस तैयार करने के लिए है, आपकी समझ जो है इस टॉपिक के प्रति बढ़ाने के लिए है। ठीक है। काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको इसमें बताई हैं। एक बार आप इस वीडियो के, आप चाहें तो अपने हाथ से भी आप इसके नोट्स बना सकते हैं। ठीक है। और इस टॉपिक को एक दो बार आपको जरूर वापस इसको रिवाइज करना चाहिए, वीडियो को वापस भी आप इसको देख सकते हैं, जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है इस टॉपिक के प्रति बढ़ जाएगी। वैसे आज की इस वीडियो में हमने क्या जाना है, हमने जाना है कि फोनेटिक्स ये क्या है। ये लिंग्विस्टिक्स की एक ब्रांच है। लिंग्विस्टिक्स की मोटे तौर पे 3 ब्रांच होती हैं, फोनेटिक्स, ग्रामर एंड सिमेंटिक्स। ग्रामर का संबंध रूल से है, सिमेंटिक का संबंध जो है मीनिंग से है, वहीं पर फोनेटिक का संबंध जो है स्पीच साउंड से है। और जब स्पीच साउंड की बात चलती है तो फोनेटिक्स की भी 3 सब ब्रांच आपके सामने निकल करके आई। स्पीच साउंड के प्रोडक्शन की बात करें तो आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स, इसके प्रोसेस की बात करें, ट्रांसमिशन की बात करें स्पीच साउंड की, तो फिर आपके सामने आई अकाउस्टिक फोनेटिक्स। और जब स्पीच साउंड के रिसेप्शन एंड हियरिंग की बात करते हैं तो फिर ऑडिटरी फोनेटिक्स। ये 3 सब ब्रांच आपके सामने आती हैं, आर्टिकुलेटरी, अकाउस्टिक और ऑडिटरी फोनेटिक्स। ठीक है। फिर हम फोनेटिक्स के अंदर गए तो हमने देखा कि स्पीच साउंड जो है वो क्या चीज है। ठीक है। और फिर हमने इसके बारे में गहराई से आज यहाँ पर बातें करी हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में
फिर से आप लोगों से मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।